नमस्कार दोस्तों, ऑडियो सिलेबस में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना दुर्घटना रस। इरादा तो था कि अगले ओलंपिक में हिस्सा लेने जाएंगे दौड़ में, मगर टांग तोड़कर पहुंच गए अस्पताल के बिस्तर पर। दिल्ली स्टेशन पर साहित्य के युवाओं ने उतारा और स्ट्रेचर पर लेकर एम्बुलेंस तक चले तो मैंने कहा, लो, मुझसे बड़े लोग टापते रह गए और मैं नई पीढ़ी पर लद गया। पिछले मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भारत का शानदार शौर्य प्रदर्शित हुआ कि एक टीम का मेडल भी इस उदार हृदय देश ने किसी का नहीं छीना। कहा, दूसरे लोग मेडल ले जाओ, हमारा धर्म और संस्कृति त्याग के हैं। चिड़िया न फंसे तो हम कहते हैं कि हमने दयावश छोड़ दी। अक्षमता तो त्याग बनाने की हम में सिफत है, और फिर ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। ये सोने चांदी कांसे के मेडल आखिर माया है, झूठ है। हमारा मेडल तो दूसरे लोक में रखा है, जाकर ले लेंगे। पर मॉन्ट्रियल की उस चोट का दर्द अभी भी सबको अखर रहा है। जांच हो रही है, शिकायत भी हो रही है। मेरी टांग के दर्द के लिए एक गुनी ने सुझाया कि गड्ढे की लीद की शिकायत कीजिए। मैं किसी अच्छे गड्ढे की तलाश में हूँ, पर सच्चा गड्ढा नहीं मिल रहा। 2 पाँव वाले मिल रहे हैं, ये गड्ढे तो मुझे दुलत्ती मारते हैं। इनकी लीद से क्या शिकायत करूं? पर खेल कूद के मालिक तो एक दूसरे की लीद से शिकायत कर रहे हैं। खिलाड़ी मैनेजर और कोच को दोष दे रहे हैं। मैनेजर खिलाड़ियों का चुनाव करने वालों को, चुनाव करने वाले भारत सरकार की खेल नीति को। हमारी चारित्रिक विशेषता है कि हम दोष के तबादले के माहिर हैं। रोने वाले भी रो रहे हैं। हाय, 60 करोड़ का देश और एक टीम का मेडल भी नहीं। जैसे आबादी में से खिलाड़ी पैदा होते हो, वैज्ञानिक पैदा होते हो। 5 करोड़ के देश में एक वैज्ञानिक पैदा हो तो 60 करोड़ के देश में 12 होने चाहिए। आबादी तो मुर्गी है ना। यह देश कोई मुर्गी खाना है जिसकी मुर्गियां अंडे देगी, जिनमें से खिलाड़ी निकलेंगे? मैंने कहा, खैर, अब मुझे ही कुछ करना होगा। देश का गौरव मुझे ही बढ़ाना होगा। मैं निश्चित था कि दूसरे लोग देश का गौरव बढ़ा लेंगे तो मैं देश का मुंह काला कर सकता हूं। पर जब दूसरे देश का नाम डुबो रहे हैं तो मैं यह कहकर कूदना चाहता था कि खैर, मैं तो हूं। वैसे देश का भाग्य विधायक बन जाने का मैंने पहले भी सोचा था, पर मैं डर गया। गांधी जी, लुम्बा, अनबरबेन बेला, सुकर्ण, मुजीब, इनका क्या कर दिया गया भाई? अपने को डर लगता है तो मुक्ति दिलाए, वही मार डाल जाए या जेल में डाला जाए। मैंने मसीहा बनने का इरादा भी डर के मारे छोड़ दिया, वरना मैं ईसा हो सकता था। सूली बर्दाश्त कर लेता। कितने लेखक हैं जो घोषणा कर रहे हैं कि हम अभिशप्त हैं, हम अपनी सूली लादे घूम रहे हैं। इन बेचारों को कोई सूली पर टांग क्यों नहीं देता? मेरे साथ दूसरी मुश्किल है। मैं ईसा की तरह सूली पर से यह नहीं कहता, पिता उन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। मैं कहता, पिता इन्हें हरगिज क्षमा न करना, ये कमबख्त जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। मैं भाग्य विधाता नहीं बन सका। डर के कारण बहुत लोग बड़ा आदमी होने से बाल बाल बच जाते हैं। कुछ मुगालते में भी जिंदगी काट देते हैं। भ्रमहीन जिंदगी बोझ होती है। वे कितने सुखी हैं जो अपने कचरा लेखन को महान साहित्य मान लेते हैं। और एक मैं दुखी हूं कि लिखता हूं और उस पर रोता हूं। बहरहाल ओलंपिक में देश का नाम ऊंचा करने का एक मौका चूक गया। मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया। हड्डी बहुत लोगों की टूटती है,
पर मेरा फ्रैक्चर भी श्रेष्ठ ही हुआ। कहा जाता है कि मेरा व्यंग लेखन श्रेष्ठ है, मेरी बदनामियां भी श्रेष्ठ हैं और नेकनामियां भी। कद श्रेष्ठ, नाक नक श्रेष्ठ, जाति श्रेष्ठ, ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं। हिमालय की ऊंचाई तक उदार और पाताल जैसी गहराई तक नीच मूर्ख जैसे वीर और मनीषी जैसा कायर हूं। बहादुरी और बेवकूफ़ी में बहुत कम फर्क होता है। डॉक्टरों ने कहा यह सबसे खराब फ्रैक्चर है, नेक हेमर। मैं खुश था कि श्रेष्ठता बनी रहे, कोई टुच्चा फ्रैक्चर नहीं हुआ है। अपना सब कुछ सुपरलेटिव में होता है। अस्पताल में भर्ती होना एक दिलचस्प घटना होती है, टांग टूटना तो और भी दिलचस्प। सच कम झूठी अधिक चिंताएं बोलने लगती है। हाय, साहित्य का अब क्या होगा? यह चिंता 10वें दर्जे के लेखकों को अधिक होती है। वे प्रार्थना और चंदे की अपीलें करने लगते हैं। हमारे यहाँ लेखक को गरीब तक मानते हैं जब वह बीमार हो। इसके पहले भूखा मरता हो तब भी उसे गरीब नहीं मानते। साहित्य का क्या होगा? अच्छा ही होगा। चींटियां साहित्य का तंबू तानेगी। यूं ही मेरी टांग टूटने से सुना है कुछ भी टांगे जुड़ गई। उनकी साहित्य की टूटी टांग पर मेरे फ्रैक्चर की खबर का प्लास्टर चढ़ गया। हीनता के रोग में किसी के आहित का इंजेक्शन बड़ा कारगर होता है। अस्पताल के बिस्तर पर भी ऐसी खबरें मुझे मिलती थी और मैं मजा लेता था। उन पर गुस्सा क्या करूं? उनके पास बिगड़ने को कुछ है ही नहीं तो बिगाड़ो क्या? भिखमंगे को धमकी देना कि तेरा धन लूट लूंगा एक बेवकूफ़ी ही है। यह बेवकूफ़ी मैंने नहीं की। रही चंदे की बात तो यह भी शांत हो गई इस खबर से कि शासन इलाज का सब खर्चा उठा रही है। इस खबर से सहानुभूति रखने वाले बेझिझक आने लगे। उन्हें डर नहीं रहा। लेखक के प्रति क्या कर्तव्य बचा सिवा फल ले जाने के और यह पूछने के कि अब तबीयत कैसी है। पूछा जाता तबीयत कैसी है, मैंने कहा मैं बीमार नहीं हूँ। न बुखार, न निमोनिया, न तपेदिक, न दिल का दौरा, हड्डी टूटना कोई बीमारी नहीं है। तबीयत का क्या हाल बताऊं? दूसरी मुसीबत यह सवाल पैदा करता था, यह फ्रैक्चर कैसे हो गया? कैंसर हो तो जवाब भी दे सकते हैं कि ब्रश कर रहा था कि एकदम कैंसर हो गया। पर हड्डी टूटने से लोगों की बड़ी उम्मीदें होती हैं। मोटरसाइकिल पलट गई होगी, रिक्शे से ट्रक टकराया होगा, ऊपर से गिरा होगा, कारें भिड़ गई होगी। ये ऊंचे किस्म के फ्रैक्चर होते हैं। मैं कहता कुछ नहीं, पाप फिसल गया, गिर गए तो हड्डी टूट गई। और पूछने वाला सोचता टुच्चा आदमी है, टुच्चा ही फ्रैक्चर हुआ। अरे कोई दुर्घटना होती तो एक स्तर का फ्रैक्चर होता, जैसे दुर्घटना से किसी किसी का लेखन स्तर का हो जाता है। मगर इसका भी क्या टुच्चा फ्रैक्चर है, पाप फिसलने से ही हो गया। हम तो राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन की उम्मीद से आए थे, पर यहाँ तो मोहल्ले की वर्षा गोष्ठी है जिसमें तुक्कड़ गा रहा है, आई वर्षा देखो मयूर का मन हर्षा। कवि ने मयूर नहीं देखा, उसे क्या पता कि मयूर बादल देखकर खूब रोता है। नाचने से उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया था। काना लड़का हो है तो अपना ही, टुच्चा फ्रैक्चर हो पर अपनी ही टांग का है। कभी हीनता भी आती जब प्रतिष्ठित फ्रैक्चर वालों के वार्ड में देखता किसी को ऐसा बांधा है कि वह हेलीकॉप्टर लगता है, कोई भरतनाट्यम की मुद्रा में, और मैं स्वाभाविक ढंग से बिस्तर पर पड़ा हूँ। हाँ, एक बात प्रतिष्ठा की है, मुझे एक पत्र मिला, लिखा था तुमने जिंदा भगवान के खिलाफ लिखा था, देख लिया? सत्य साईं बाबा ने टांग तोड़ दी। सचमुच लगता है रिमोट कंट्रोल से मेरी हड्डी तोड़ी गई है। तो फ्रैक्चर उतना टुच्चा भी नहीं है। हड्डी टूटने में एक बड़ी असुविधा है, दिखाने को कुछ नहीं होता। हड्डी भीतर टूटी है, ऊपर से सब ठीक ठाक है। टूटी हड्डी दिखा सकते नहीं। एक स्टेज के बाद दर्द भी बंद हो जाता है।
मिजाज पुरसी करने वालों के सामने करा भी नहीं सकते। जो दिखाया न जा सके वह घाव बेकार चला जाता है। जिस दर्द को भुना न सके वह खोटा सिक्का है। 20-25 साल लिखते और तरह तरह के सामाजिक काम करते हो गए। अस्पताल में भर्ती कई को कराया, पर मैं पहली बार अस्पताल में भर्ती हुआ हूँ। बड़ी घटना है। हलचल मचनी थी, कुछ धन मिलना था, पर सरकार ने मदद की घोषणा करके मेरा सारा बाजार ही चौपट कर दिया। मैं तो बात को दबा जाता और पैसे बटोर लेता, पर सरकार ने रेडियो और अखबारों में कुछ इस तरह खबर प्रसारित कर दी, सुन लो लोगों, सरकार ने इस परसाई को पैसे दिए हैं और चाहिए तो और दे देंगे। अब तुम लोग उसके चक्कर में मत पड़ना, उसे हरगिज एक पैसा भी मत देना। नतीजा घातक हुआ। किसी ने मदद की बात ही नहीं की। हाँ, अखबारों में समाचार और फोटो जरूर छपे। थोड़ा संतोष हुआ, पर कसर रह गई। मेरे नाम के आगे लगाने को लोगों को विशेषण ही नहीं मिल रहे। मुझसे पूछ लेते तो मैं ही बता देता। मैंने कहाँ से शुरू की थी, देश का गौरव बढ़ाने की, देश का भाग्य विधाता बनने की, मसीहा बनने की, मगर आ गए लौटकर अपने ओछेपन पर। टांग 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 और पैसा पैसा पैसा, सारा दर्शन टांग में समा गया। ऊंचे ख्यालात में इन्फेक्शन हो गया, उनमें मवाद निकलने लगा। मसीहा पैसे पर बिक गया। मेरे देशवासियों, अगले ओलंपिक के लिए मुझ पर भरोसा मत करो, कोई दूसरा लंगड़ा तलाशो। सचमुच टांग टूटना बड़ी बुरी बात है, सिर का फ्रैक्चर उतना बुरा नहीं। टांग ठीक हो और सिर यानी दिमाग का फ्रैक्चर हो गया हो तो भी गति रहती है। हालांकि वह दिशाहीन गति होती है, लेकिन आदमी ही नहीं, महादेश तक है जो दिशाहीन गति वाले हैं। कहाँ जा रहा है वे पता नहीं, बस चल रहे हैं। एक महाशक्ति है, वह भी दिशाहीन गति के फेर में रहती है। चल रहे हैं चल रहे हैं, टांग ठीक है पर दिमाग में फ्रैक्चर है। चलते चलते पाया कि वियतनाम के दलदल में फंस गए हैं, निकलने की मुश्किल पड़ रही है। टांग तोड़कर अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करना भी बड़ी बेशर्मी है। टांग पर ही लौटता हूँ। दर्द तो है, चिंताएं भी हैं, असहाय स्थिति में पड़े हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपातकाल परखिए चारी। आपातकाल यानी इमरजेंसी। मेरा इमरजेंसी का दौर चल रहा है। धीरज मजबूरी है, धीरज की ही एकमात्र पूंजी है। धर्म, धर्म का मतलब ही अभी तक समझ में नहीं आया। नारी अपना तो है ही नहीं, पर नारी कोई कभी कभी हाल देखने आ जाती थी। मित्रों की सचमुच परीक्षा है। सुबह से ही लौ लग जाती है कि कोई आएगा। जब कोई आता है तो कैसा लगता है, ऐसा जैसे उस सुरसा को लगा था। हनुमान वायु मार्ग से लंका जा रहे थे। समुद्र में सुरसा राजसी ने उन्हें देखा। खूब पुष्ट बड़ा सा जीवधारी, 2 टन का तो होगा। सुरसा ने खुश होकर कहा, आज सुरह मोही दिन आहारा। आज देवताओं ने मुझे आहार दिया। मिलने आने वालों को देखते ही कह उठता, आज सुरह मोही दिन आहारा। ये बैठे 2-3 घंटे और मैं इनका भोजन करूं? कभी घोर निराशा में डूब जाते। इधर पास ही तो गालिब अकादमी है, गालिब याद आते। एक आलिम फाजिल दोस्त मिलने आए, पूछा क्या हाल है। मैंने कहा हाल क्या बताएं, यही है जिंदगी अपनी जब इस तौर से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। और व्यंग, हाँ व्यंग बरबस उठता था। मेरे डॉक्टर ने ही कहा आप लिखवाइए, इससे आपका मन अच्छा रहेगा। अस्पताल के अनुभव ही लिखा डालिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब, उसमें अस्पताल की कुछ आलोचना हो गई तो ठीक नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा आलोचना होने दीजिए, उससे अस्पताल में सुधार होगा। मैंने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि सुधार मेरे अस्पताल छोड़ने के बाद हो।